शहंशाह की नींद और खामोश चीख का रहस्य। अध्याय 1। वो रात जो कभी खत्म नहीं हुई। आगरा के किले पर पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, लेकिन शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के ख्वाबगाह शयन कक्ष में अंधेरा और मायूसी छाई हुई थी। ये लगातार 7वीं रात थी जब शहंशाह की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। पूरा हिंदुस्तान जानता था कि मुगल सल्तनत का सूरज कभी नहीं डूबता, लेकिन अब खुद उस सूरज अकबर के चेहरे पर थकान की काली छाया पड़ चुकी थी। शाही हकीम, यूनानी दवासाज और दूर दराज से आए मौलवी पंडित सब हार मान चुके थे। समस्या कोई बीमारी नहीं थी, समस्या एक चुनौती थी। 7 दिन पहले फारस यानी पर्शिया से एक रहस्यमयी दूत आया था। उसने दरबार में शहंशाह को एक विचित्र काले पत्थर से बनी संदूकची भेंट की थी। उस दूत ने भरी सभा में कहा था, जहां पनाह, ये मेरे सुल्तान की तरफ से एक तोहफा और एक पहेली है। इस संदूक के भीतर सन्नाटे की चीख कैद है। जब तक आप इस संदूक का रहस्य नहीं सुलझा लेते, ये संदूक हर रात आपके कानों में वो सच बोलेगा जिसे आप सुनना नहीं चाहते। अगर 10 दिनों के भीतर आपने इसका हल नहीं निकाला, तो आपकी सल्तनत पर बदकिस्मती का ऐसा साया पड़ेगा कि इतिहास मुगलों को भूल जाएगा। अकबर ने इसे हंसी में टाल दिया था और संदूक को अपने कक्ष में रखवा लिया। लेकिन उसी रात से जैसे ही शहंशाह आंखें बंद करते, उन्हें एक अजीब सी रूह कंपा देने वाली आवाज सुनाई देती। वो आवाज ना तो किसी इंसान की थी, ना जानवर की। वो एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज थी जो उनके अतीत के पापों और डरों को दोहराती थी। अकबर, क्या तुम वाकई न्यायप्रिय हो? अकबर, वो रक्त जो चित्तौड़ में बहा था, क्या वो सूख गया? जैसे ही वो आंख खोलते, आवाज बंद हो जाती। संदूक बंद था, कमरे में कोई नहीं था, पहरेदार मुस्तैद थे, लेकिन नींद उनसे कोसों दूर हो चुकी थी। अध्याय 2। बीरबल की वापसी। दरबार में सन्नाटा था। शहंशाह का सिंहासन पर बैठना भी दूभर हो रहा था। उनकी आंखें लाल थीं और स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया था। मुल्ला दो प्याजा और मान सिंह जैसे दिग्गज भी उनसे बात करने से कतरा रहे थे। तभी मुख्य द्वार से एक परिचित आवाज गूंजी, आदाब अर्ज है जहां बना। वो बीरबल थे। वे एक कूटनीतिक दौरे से वापस आए थे और आते ही उन्हें इस मुसीबत की खबर मिल गई थी। अकबर ने अपनी भारी पलकें उठाईं। बीरबल को देखते ही उनके चेहरे पर हल्की सी राहत दिखाई दी, लेकिन निराशा हावी थी। बीरबल, तुम आ गए, अकबर ने कमजोर आवाज में कहा। शायद तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो, वरना हमें लगता है कि पागलपन हमसे अब ज्यादा दूर नहीं है। बीरबल ने गंभीरता से सिर झुकाया। जहां पनाह, समस्या चाहे जितनी भी गहरी हो, उसकी जड़ हमेशा सतह पर ही कहीं छिपी होती है। मुझे उस संदूक को देखने की इजाजत दें। अकबर बीरबल को अपने निजी कक्ष ख्वाबगाह में ले गए। कमरे के बीचों बीच एक संगमरमर की मेज पर वो काला संदूक रखा था। वो दिखने में साधारण था, लेकिन उस पर अजीबो गरीब ज्यामितीय नक्काशी थी। बीरबल ने संदूक के चारों ओर चक्कर लगाया। उन्होंने उसे छुआ नहीं, बस गौर से देखा। हुजूर, बीरबल ने पूछा, क्या ये आवाज सिर्फ आपको सुनाई देती है या पहरेदारों को भी? सिर्फ हमें बीरबल, सिर्फ हमें, अकबर ने सिर पकड़ते हुए कहा। हकीम कहते हैं ये हमारा वहम है, लेकिन हम जानते हैं कि ये जादू है, काला जादू। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, जादू अक्सर विज्ञान का वो हिस्सा होता है जिसे हम समझ नहीं पाते। आज रात मैं आपके कक्ष के बाहर पहरा दूंगा। मुझे ये देखना है कि ये सन्नाटे की चीख आखिर आती कहां से है। अध्याय 3। अदृश्य शत्रु। रात के तीसरा पहर था। सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा के चलने की आवाज भी शोर जैसी लग रही थी। अकबर अपने बिस्तर पर लेटे थे और बीरबल एक पर्दे के पीछे छिपे थे। अचानक वो शुरू हुआ, एक बहुत ही धीमी, कंपन करती हुई आवाज। ये आवाज कानों से ज्यादा हड्डियों में महसूस हो रही थी। अकबर तड़प कर उठ बैठे। सुना तुमने बीरबल? सुन रहे हो? बीरबल बाहर निकले। उनका चेहरा गंभीर था। जी जहां पना, मैंने सुना, लेकिन मैंने कोई शब्द नहीं सुने, बस एक अजीब सी गूंज सुनी। बीरबल तुरंत उस संदूक के पास गए। उन्होंने अपना कान संदूक से सटाया। संदूक शांत था। फिर उन्होंने कमरे की खिड़कियों की तरफ देखा। हवा तेज चल रही थी। बीरबल ने खिड़की के पास जाकर भारी रेशमी पर्दों को टटोला। फिर उन्होंने फर्श पर बिछे कालीन को देखा।
उनकी नज़र कमरे के एक कोने में रखे पीतल के एक बड़े गुलदस्ते पर गई, जिसे उसी दूत ने सजावट के लिए दिया था। बीरबल की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने अपनी जेब से मोम का एक टुकड़ा निकाला और चुपचाप उस काले संदूक के नीचे चिपका दिया। जहां पना, बीरबल ने कहा, सो जाइए। आज रात ये आवाज आपको परेशान नहीं करेगी। बस अपने कानों में रुई डाल लीजिए, क्योंकि शत्रु आपके मन से खेल रहा है, आपके कानों से नहीं। अध्याय 4, षड्यंत्र का ताना बाना। अगली सुबह दरबार लगा। फारस का दूत एक कुटिल मुस्कान के साथ खड़ा था। आज 8वां दिन था। जहां पना, दूत ने कहा, क्या आपने पहेली सुलझा ली या फिर आप अपनी हार मानने को तैयार हैं? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल अपनी जगह से उठे और दूत के पास गए। तुम्हारी पहेली बहुत शानदार थी, बीरबल ने कहा। इतनी शानदार कि उसे सुलझाने के लिए अक्ल की नहीं बल्कि हवा की जरूरत थी। दूत के माथे पर पसीना चमकने लगा। आप क्या कह रहे हैं? बीरबल ने ताली बजाई। 2 सेवक वो काला संदूक और वो पीतल का गुलदस्ता लेकर दरबार में आए। बीरबल ने संदूक को हाथ में लिया। जहां पना, इस संदूक में कोई भूत नहीं है और ना ही कोई आवाज। ये संदूक तो बस एक ध्यान भटकाने वाला खिलौना है। असली जादुई वस्तु तो ये गुलदस्ता है। बीरबल ने गुलदस्ते के अंदर हाथ डाला और एक बहुत ही बारीक धातु की झिल्ली बाहर निकाली। दरबारी गण, बीरबल ने समझाना शुरू किया, ये विज्ञान का एक नायाब नमूना है। ये गुलदस्ता इस तरह बनाया गया है कि जब इसे किसी विशेष दिशा में रखा जाता है जहां हवा का प्रवाह, एयर फ्लो तेज हो, तो ये एक ऐसी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पैदा करता है जिसे इंसान के कान पूरी तरह सुन नहीं पाते, लेकिन हमारा दिमाग उसे महसूस करता है। इसे इंफ्रासाउंड जैसी तकनीक कहा जा सकता है। ये कंपन घबराहट, डर और मतिभ्रम हल्यूसिनेशन पैदा करता है। बीरबल ने अकबर की ओर मुड़कर कहा, हुजूर, संदूक को देखकर आपको पहले ही डरा दिया गया था। आपका दिमाग पहले से ही डरा हुआ था। इस गुलदस्ते से निकलने वाली तरंगों ने आपकी धड़कनों को अनियमित किया और आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में दबे डरों को आवाज दे दी। जो शब्द आपको सुनाई देते थे वे इस संदूक से नहीं, आपके अपने अंदर के डर से आते थे। ये दूत जानता था कि एक राजा के मन में हजारों चिंताएं होती हैं, बस उन्हें कुरेदने की देर थी। अध्याय 5, दूध का दूध, पानी का पानी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फारस का दूत कांपने लगा। बीरबल ने बात जारी रखी, और रही बात उस आवाज के रहस्य की, तो कल रात मैंने इस गुलदस्ते का मुंह मोम से बंद कर दिया था और खिड़की की दिशा बदल दी थी। क्या कल रात आपको वो आवाज आई हुजूर? अकबर के चेहरे पर एक अरसे बाद असली मुस्कान आई। नहीं बीरबल, कल रात हम ऐसे सोए जैसे कोई बच्चा मां की गोद में सोता है। अकबर ने क्रोधित होकर दूत की ओर देखा। तुमने हमारी मेहमान नवाजी का बदला धोखे से दिया? दूत घुटनों पर गिर पड़ा। क्षमा जहां पना, ये मेरे सुल्तान की चाल थी। वे देखना चाहते थे कि क्या मुगल दरबार में वाकई कोई ऐसा बुद्धिमान है जो तलवार के बिना लड़ी गई जंग जीत सके। उपसंहार। शहंशाह अकबर ने बीरबल को अपने गले लगा लिया। बीरबल, तुमने न सिर्फ हमारी नींद लौटाई है बल्कि हमें यह भी सिखाया है कि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, हमारे अपने मन के भीतर का डर होता है। अकबर ने अपनी उंगली से एक कीमती अंगूठी निकाली और बीरबल को पहना दी। फारस के दूत को क्षमादान देकर वापस भेज दिया गया, लेकिन इस संदेश के साथ कि जिस दरबार में बीरबल जैसा रत्न हो वहां अंधकार और छल के लिए कोई जगह नहीं होती। उस रात आगरा के किले में जश्न मना और शहंशाह अकबर आखिरकार चैन की नींद सोए। कहानी का संदेश: बुद्धि और तर्क, लॉजिक से बड़े भय और अंधविश्वास को हराया जा सकता है। समस्या अक्सर वो नहीं होती जो दिखती है, बल्कि वो होती है जो छिपी होती है। नोट: ये कहानी लगभग 1500 से 2000 शब्दों के विस्तार के बराबर है। 20,000 शब्दों की कहानी एक पूरी किताब होती है, जिसे यहाँ लिखना संभव नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि कहानी का सार, रोमांच और गहराई पूरी तरह से इसमें समाहित हो जाए। ये रही कहानी की अगली कड़ी। जैसा कि आपने चाहा, मैं इसे सीधे उसी रात के आगे से शुरू कर रहा हूं जहां पिछला भाग खत्म हुआ था। अध्याय 6, सन्नाटे के पीछे की साजिश। आगरा के किले में जश्न थम चुका था। शहंशाह अकबर गहरी नींद में थे, लेकिन बीरबल की आंखों में अभी भी नींद नहीं थी। वो अपने कक्ष में टहल रहे थे। फारस का दूत पकड़ा गया था। रहस्यमयी आवाज का राज खुल गया था। फिर भी बीरबल का मन कह रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बीरबल के दिमाग में एक सवाल कांटा बनकर चुभ रहा था।
फारस का दूत तो बाहर ही था, उसे शहंशाह के निजी कक्ष, ख्वाबगाह की खिड़कियों और हवा के रुख का इतना सटीक ज्ञान कैसे हो सकता था। उस गुलदस्ते को सही जगह पर रखने के लिए महल के अंदर के ही किसी व्यक्ति की मदद की जरूरत थी। दूत तो बस एक मोहरा था। बीरबल बुदबुदाए, असली खिलाड़ी अभी भी पर्दे के पीछे है। बीरबल ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और शाही पहरेदारों के प्रमुख मान सिंह के कक्ष की ओर चल पड़े, लेकिन रास्ते में ही उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उनके कदम रोक दिए। शाही पुस्तकालय लाइब्रेरी की बत्ती इस वक्त भी चल रही थी। अध्याय 7, खूनी नक्शा। बीरबल दबे पांव पुस्तकालय के अंदर दाखिल हुए। वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन मेज पर शाही मोहर रॉयल सील रखने वाला संदूक खुला पड़ा था। बीरबल का माथा ठनका। तभी उनकी नजर फर्श पर गिरे उस काले संदूक पर पड़ी जो फारस के दूत ने दिया था। वो संदूक जिसे बेकार समझकर कोटेदार के हवाले कर दिया गया था, वो यहां क्या कर रहा है? बीरबल ने संदूक उठाया। उन्होंने देखा कि संदूक के पेंदे में एक बहुत ही बारीक दरार थी। उन्होंने अपनी कटार की नोक से उसे कुरेदा। खट की आवाज के साथ संदूक का निचला हिस्सा खुल गया। वो एक डबल बॉटम दोहरे तल वाला संदूक था। अंदर एक कागज का टुकड़ा था। उस पर फारसी में लिखा था, जब शेर नींद ना आने से पागल हो रहा होगा, तब लोमड़ी खजाने का रास्ता साफ कर चुकी होगी। 10वीं रात, सुरंग नंबर 3। बीरबल का चेहरा पीला पड़ गया। सन्नाटे की चीख और नींद ना आना, ये सब केवल शहंशाह को मानसिक रूप से तोड़ने और पूरे महल का ध्यान उस आवाज पर केंद्रित करने के लिए था। असली मकसद था मुगल खजाने की चोरी। और आज 9वीं रात थी। अध्याय 8, सुरंग नंबर 3 का रहस्य। बीरबल ने वक्त बर्बाद नहीं किया। वे जानते थे कि अगर उन्होंने शोर मचाया तो अपराधी भाग जाएगा। उन्होंने मानसिंह को जगाने के बजाय अपने 2 सबसे भरोसेमंद गुप्तचरों को इशारा किया और किले के तहखाने की ओर बढ़े। आगरा के किले के नीचे सुरंगों का एक जाल था। सुरंग नंबर 3 यमुना नदी के किनारे जाकर खुलती थी। ये बहुत पुरानी और जर्जर थी, इसलिए वहां पहरा कम होता था। जैसे जैसे बीरबल नीचे उतर रहे थे, हवा में नमी और सीलन बढ़ रही थी। अचानक उन्हें मशालों की रोशनी दिखाई दी। वहां 4 लोग खड़े थे। वे शाही खजाने की बड़ी बड़ी पेटियां एक नाव पर लाद रहे थे, जो सुरंग के रास्ते नदी तक जाने के लिए तैयार थीं। उन चारों में 3 तो साधारण मजदूर थे, लेकिन चौथा व्यक्ति जो उन्हें निर्देश दे रहा था, उसने अपना चेहरा नकाब से ढक रखा था। उस नकाब पोश की उंगली में एक अंगूठी चमक रही थी, नीलम की अंगूठी। बीरबल ने वो अंगूठी पहचान ली। वो वजीर खास मुराद खान की थी, जो शहंशाह के बेहद करीबी माने जाते थे। वही मुराद खान जिन्होंने शहंशाह को सलाह दी थी कि बीमारी दूर करने के लिए ताज़ी हवा जरूरी है, और खिड़कियां खुलवाई थीं। अध्याय 9, नदी किनारे जंग। बीरबल छाया से बाहर निकले। तो ये थी असली योजना मुराद खान? बीरबल की आवाज गूंजी। नकाब पोश चौंक गया। उसने पलट कर देखा। बीरबल, मुराद खान ने नकाब हटाते हुए गुर्राया, तुम हर जगह अपनी नाक घुसाने से बाज नहीं आते। अगर तुम चुपचाप सो रहे होते तो कल सुबह तक मैं फारस के रास्ते पर होता और ये सल्तनत कंगाल हो चुकी होती। बादशाह को पागलपन तक ले जाना ताकि तुम खजाना लूट सको, ये गद्दारी की इंतहा है। बीरबल ने अपनी तलवार खींच ली। मुराद खान हंसा, पकड़ लो इसे, आज यमुना का पानी लाल होगा। तीनों मजदूर खंजर निकालकर बीरबल की तरफ लपके। बीरबल कूटनीतिज्ञ थे, लेकिन तलवारबाजी में कच्चे नहीं थे। उन्होंने पहले मजदूर के वार को रोका और उसे धक्का देकर पानी में गिरा दिया, लेकिन बाकी 2 और खुद मुराद खान उन पर भारी पड़ रहे थे। तभी सुरंग के मुहाने से एक तीर सनसनाता हुआ आया और सीधे एक मजदूर के कंधे पर लगा। रुक जाओ। ये आवाज शहंशाह अकबर की थी। बीरबल ने मुड़कर देखा। शहंशाह अकबर मान सिंह और शाही अंगरक्षकों के साथ खड़े थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैंने सोचा था कि आपको सुबह बताऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि अपनी नींद खराब करने वाले असली मुजरिम को आप खुद सजा देना चाहेंगे। दरअसल बीरबल ने पुस्तकालय से निकलने से पहले ही एक सेवक को शहंशाह के पास भेज दिया था। अध्याय 10, शहंशाह का न्याय। मुराद खान घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके हाथ से तलवार छूट गई। अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। मुराद, हमने तुम्हें अपने भाई की तरह माना और तुमने फारसियों के साथ मिलकर हमारे ही घर में सेंध लगाई। मुराद खान गिड़गिड़ाया, जहां पनाह, लालच ने मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी। उस दूत ने मुझे आधी सल्तनत का वादा किया था। अकबर ने अपनी तलवार मान सिंह को थमा दी। इसे ले जाओ,
इसे ऐसी काल कोठरी में डालो जहां न सूरज की रोशनी पहुंचे और ना ही कोई आवाज। इसे वही सन्नाटा मिले जो ये हमें देना चाहता था। खजाना वापस सुरक्षित कर लिया गया। सुबह होते होते ये खबर पूरे आगरा में फैल गई कि कैसे बीरबल ने न केवल एक जादुई आवाज का रहस्य सुलझाया बल्कि सल्तनत को दिवालिया होने से भी बचा लिया। अंतिम अध्याय, एक नई सुबह। अगले दिन दीवाने खास में दरबार लगा। अकबर अब पूरी तरह स्वस्थ और प्रसन्न दिख रहे थे। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल, कल रात तुमने कहा था कि समस्या की जड़ सतह पर होती है, लेकिन तुमने यह साबित कर दिया कि कभी कभी जड़ें पाताल तहखाने तक भी जाती हैं। बीरबल ने झुककर सलाम किया। जहां पना, समस्या चाहे पेड़ की हो या षड्यंत्र की, उसे जड़ से उखाड़ना ही माली का धर्म है। अकबर ने हंसते हुए कहा, माली नहीं, तुम इस सल्तनत के रक्षक हो। मांगो, आज तुम क्या मांगते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उस काले संदूक की ओर इशारा किया जो अब दरबार में रखा था। जहां पना, मुझे बस वो संदूक चाहिए, वो मनहूस संदूक। उसका क्या करोगे? अकबर हैरान थे। हुजूर, बीरबल ने कहा, मैं इसे अपने घर में रखूंगा ताकि ये मुझे हमेशा याद दिलाता रहे कि जो चीजें खाली और डरावनी दिखती हैं उनके अंदर अक्सर बहुत कीमती राज और कभी कभी नक्शे छिपे होते हैं। और सबसे जरूरी बात, ताकि मैं ये ना भूलूं कि हवा का रुख कब बदलना है। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी पर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शहंशाह अकबर ने राहत की सांस ली। मुगल सल्तनत का सूरज फिर से चमकने लगा था और उसके साथ चमक रहा था उसका सबसे अनमोल रत्न, बीरबल। ये रही कहानी की अगली कड़ी। जैसा कि आपने चाहा, मैं इसे सीधे उसी रात के आगे से शुरू कर रहा हूं जहां पिछला भाग खत्म हुआ था। अध्याय 6, सन्नाटे के पीछे की साजिश। आगरा के किले में जश्न थम चुका था। शहंशाह अकबर गहरी नींद में थे, लेकिन बीरबल की आंखों में अभी भी नींद नहीं थी। वो अपने कक्ष में टहल रहे थे। फारस का दूत पकड़ा गया था। रहस्यमयी आवाज का राज खुल गया था। फिर भी बीरबल का मन कह रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बीरबल के दिमाग में एक सवाल कांटा बनकर चुभ रहा था। फारस का दूत तो बाहर ही था। उसे शहंशाह के निजी कक्ष, ख्वाबगाह की खिड़कियों और हवा के रुख का इतना सटीक ज्ञान कैसे हो सकता था? उस गुलदस्ते को सही जगह पर रखने के लिए महल के अंदर के ही किसी व्यक्ति की मदद की जरूरत थी। दूत तो बस एक मोहरा था। बीरबल बुदबुदाए, असली खिलाड़ी अभी भी पर्दे के पीछे है। बीरबल ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और शाही पहरेदारों के प्रमुख मान सिंह के कक्ष की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते में ही उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उनके कदम रोक दिए। शाही पुस्तकालय की बत्ती इस वक्त भी चल रही थी। अध्याय 7, खूनी नक्शा। बीरबल दबे पांव पुस्तकालय के अंदर दाखिल हुए। वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन मेज पर शाही मुहर, रॉयल सील रखने वाला संदूक खुला पड़ा था। बीरबल का माथा ठनका। तभी उनकी नजर फर्श पर गिरे उस काले संदूक पर पड़ी जो फारस के दूत ने दिया था। वो संदूक जिसे बेकार समझकर कोटेदार के हवाले कर दिया गया था। वो यहां क्या कर रहा है? बीरबल ने संदूक उठाया। उन्होंने देखा कि संदूक के पेंदे में एक बहुत ही बारीक दरार थी। उन्होंने अपनी कटार की नोक से उसे कुरेदा। खट की आवाज के साथ संदूक का निचला हिस्सा खुल गया। वो एक डबल बॉटम, दोहरे तल वाला संदूक था। अंदर एक कागज का टुकड़ा था। उस पर फारसी में लिखा था, जब शेर नींद ना आने से पागल हो रहा होगा तब लोमड़ी खजाने का रास्ता साफ कर चुकी होगी। 10वीं रात, सुरंग नंबर 3। बीरबल का चेहरा पीला पड़ गया। सन्नाटे की चीख और नींद ना आना, ये सब केवल शहंशाह को मानसिक रूप से तोड़ने और पूरे महल का ध्यान उस आवाज पर केंद्रित करने के लिए था। असली मकसद था मुगल खजाने की चोरी। और आज 9वीं रात थी। अध्याय 8, सुरंग नंबर 3 का रहस्य। बीरबल ने वक्त बर्बाद नहीं किया। वे जानते थे कि अगर उन्होंने शोर मचाया तो अपराधी भाग जाएगा। उन्होंने मान सिंह को जगाने के बजाय अपने 2 सबसे भरोसेमंद गुप्तचरों को इशारा किया और किले के तहखाने की ओर बढ़े। आगरा के किले के नीचे सुरंगों का एक जाल था। सुरंग नंबर 3 यमुना नदी के किनारे जाकर खुलती थी। ये बहुत पुरानी और जर्जर थी, इसलिए वहां पहरा कम होता था। जैसे जैसे बीरबल नीचे उतर रहे थे, हवा में नमी और सीलन बढ़ रही थी। अचानक उन्हें मशालों की रोशनी दिखाई दी। वहां 4 लोग खड़े थे। वे शाही खजाने की बड़ी बड़ी पेटियां एक नाव पर लाद रहे थे जो सुरंग के रास्ते नदी तक जाने के लिए तैयार थी।
उन चारों में 3 तो साधारण मजदूर थे, लेकिन चौथा व्यक्ति जो उन्हें निर्देश दे रहा था, उसने अपना चेहरा नकाब से ढक रखा था। उस नकाबपोश की उंगली में एक अंगूठी चमक रही थी, नीलम की अंगूठी। बीरबल ने वो अंगूठी पहचान ली। वो वजीर खास मुराद खान की थी, जो शहंशाह के बेहद करीबी माने जाते थे। वही मुराद खान जिन्होंने शहंशाह को सलाह दी थी कि बीमारी दूर करने के लिए ताज़ी हवा जरूरी है और खिड़कियां खुलवाई थीं। अध्याय 9, नदी किनारे जंग। बीरबल छाया से बाहर निकले। तो ये थी असली योजना, मुराद खान? बीरबल की आवाज गूंजी। नकाबपोश चौंक गया। उसने पलटकर देखा। बीरबल, मुराद खान ने नकाब हटाते हुए गुर्राया। तुम हर जगह अपनी नाक घुसाने से बाज नहीं आते। अगर तुम चुपचाप सो रहे होते तो कल सुबह तक मैं फारस के रास्ते पर होता और यह सल्तनत कंगाल हो चुकी होती। बादशाह को पागलपन तक ले जाना ताकि तुम खजाना लूट सको, ये गद्दारी की इंतहा है। बीरबल ने अपनी तलवार खींच ली। मुराद खान हंसा। पकड़ लो इसे, आज यमुना का पानी लाल होगा। तीनों मजदूर खंजर निकालकर बीरबल की तरफ लपके। बीरबल कूटनीतिज्ञ थे, लेकिन तलवारबाजी में कच्चे नहीं थे। उन्होंने पहले मजदूर के वार को रोका और उसे धक्का देकर पानी में गिरा दिया, लेकिन बाकी दो और खुद मुराद खान उन पर भारी पड़ रहे थे। तभी सुरंग के मुहाने से एक तीर सनसनाता हुआ आया और सीधे एक मजदूर के कंधे पर लगा। रुक जाओ, ये आवाज शहंशाह अकबर की थी। बीरबल ने मुड़कर देखा। शहंशाह अकबर मान सिंह और शाही अंगरक्षकों के साथ खड़े थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैंने सोचा था कि आपको सुबह बताऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि अपनी नींद खराब करने वाले असली मुजरिम को आप खुद सजा देना चाहेंगे। दरअसल बीरबल ने पुस्तकालय से निकलने से पहले ही एक सेवक को शहंशाह के पास भेज दिया था। अध्याय 10, शहंशाह का न्याय। मुराद खान घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके हाथ से तलवार छूट गई। अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। मुराद, हमने तुम्हें अपने भाई की तरह माना और तुमने फारसियों के साथ मिलकर हमारे ही घर में सेंध लगाई। मुराद खान गिड़गिड़ाया। जहां पना, लालच ने मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी। उस दूत ने मुझे आधी सल्तनत का वादा किया था। अकबर ने अपनी तलवार मान सिंह को थमा दी। इसे ले जाओ, इसे ऐसी काल कोठरी में डालो जहां ना सूरज की रोशनी पहुंचे और ना ही कोई आवाज। इसे वही सन्नाटा मिले जो ये हमें देना चाहता था। खजाना वापस सुरक्षित कर लिया गया। सुबह होते होते ये खबर पूरे आगरा में फैल गई कि कैसे बीरबल ने न केवल एक जादुई आवाज का रहस्य सुलझाया, बल्कि सल्तनत को दिवालिया होने से भी बचा लिया। अंतिम अध्याय, एक नई सुबह। अगले दिन दीवाने खास में दरबार लगा। अकबर अब पूरी तरह स्वस्थ और प्रसन्न दिख रहे थे। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल, कल रात तुमने कहा था कि समस्या की जड़ सतह पर होती है, लेकिन तुमने ये साबित कर दिया कि कभी कभी जड़ें पाताल तहखाने तक भी जाती हैं। बीरबल ने झुककर सलाम किया। जहां पना, समस्या चाहे पेड़ की हो या षड्यंत्र की, उसे जड़ से उखाड़ना ही माली का धर्म है। अकबर ने हंसते हुए कहा, माली नहीं, तुम इस सल्तनत के रक्षक हो। मांगो, आज तुम क्या मांगते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उस काले संदूक की ओर इशारा किया जो अब दरबार में रखा था। जहां पना, मुझे बस वो संदूक चाहिए। वो मनहूस संदूक, उसका क्या करोगे? अकबर हैरान थे। हुजूर, बीरबल ने कहा, मैं इसे अपने घर में रखूंगा ताकि ये मुझे हमेशा याद दिलाता रहे कि जो चीजें खाली और डरावनी दिखती हैं उनके अंदर अक्सर बहुत कीमती राज और कभी कभी नक्शे छिपे होते हैं। और सबसे जरूरी बात, ताकि मैं ये ना भूलूं कि हवा का रुख कब बदलना है। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी पर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शहंशाह अकबर ने राहत की सांस ली। मुगल सल्तनत का सूरज फिर से चमकने लगा था और उसके साथ चमक रहा था उसका सबसे अनमोल रत्न, बीरबल। ये रही कहानी की अगली कड़ी। जैसा कि आपने चाहा, मैं इसे सीधे उसी रात के आगे से शुरू कर रहा हूं जहां पिछला भाग खत्म हुआ था। अध्याय 6, सन्नाटे के पीछे की साजिश। आगरा के किले में जश्न थम चुका था। शहंशाह अकबर गहरी नींद में थे, लेकिन बीरबल की आंखों में अभी भी नींद नहीं थी। वो अपने कक्ष में टहल रहे थे। फारस का दूत पकड़ा गया था। रहस्यमयी आवाज का राज खुल गया था। फिर भी बीरबल का मन कह रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
बीरबल के दिमाग में एक सवाल कांटा बनकर चुभ रहा था। फारस का दूत तो बाहरी था, उसे शहंशाह के निजी कक्ष, ख्वाबगाह की खिड़कियों और हवा के रुख का इतना सटीक ज्ञान कैसे हो सकता था? उस गुलदस्ते को सही जगह पर रखने के लिए महल के अंदर के ही किसी व्यक्ति की मदद की जरूरत थी। दूत तो बस एक मोहरा था। बीरबल बुदबुदाए, असली खिलाड़ी अभी भी पर्दे के पीछे है। बीरबल ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और शाही पहरेदारों के प्रमुख मान सिंह के कक्ष की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते में ही उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उनके कदम रोक दिए। शाही पुस्तकालय लाइब्रेरी की बत्ती इस वक्त भी चल रही थी। अध्याय 7, खूनी नक्शा। बीरबल दबे पांव पुस्तकालय के अंदर दाखिल हुए। वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन मेज पर शाही मुहर यानी रॉयल सील रखने वाला संदूक खुला पड़ा था। बीरबल का माथा ठनका। तभी उनकी नजर फर्श पर गिरे उस काले संदूक पर पड़ी जो फारस के दूत ने दिया था। वो संदूक जिसे बेकार समझकर कोटेदार के हवाले कर दिया गया था, वो यहां क्या कर रहा है? बीरबल ने संदूक उठाया। उन्होंने देखा कि संदूक के पैंदे में एक बहुत ही बारीक दरार थी। उन्होंने अपनी कटार की नोक से उसे कुरेदा। खट की आवाज के साथ संदूक का निचला हिस्सा खुल गया। वो एक डबल बॉटम यानी दोहरे तल वाला संदूक था। अंदर एक कागज का टुकड़ा था। उस पर फारसी में लिखा था, जब शेर नींद ना आने से पागल हो रहा होगा, तब लोमड़ी खजाने का रास्ता साफ कर चुकी होगी। 10वीं रात, सुरंग नंबर 3। बीरबल का चेहरा पीला पड़ गया। सन्नाटे की चीख और नींद ना आना, ये सब केवल शहंशाह को मानसिक रूप से तोड़ने और पूरे महल का ध्यान उस आवाज पर केंद्रित करने के लिए था। असली मकसद था मुगल खजाने की चोरी। और आज 9वीं रात थी। अध्याय 8, सुरंग नंबर 3 का रहस्य। बीरबल में वक्त बर्बाद नहीं किया। वे जानते थे कि अगर उन्होंने शोर मचाया तो अपराधी भाग जाएगा। उन्होंने मानसिंह को जगाने के बजाय अपने 2 सबसे भरोसेमंद गुप्तचरों को इशारा किया और किले के तहखाने की ओर बढ़े। आगरा के किले के नीचे सुरंगों का एक जाल था। सुरंग नंबर 3 यमुना नदी के किनारे जाकर खुलती थी। ये बहुत पुरानी और जर्जर थी, इसलिए वहां पहरा कम होता था। जैसे जैसे बीरबल नीचे उतर रहे थे, हवा में नमी और सीलन बढ़ रही थी। अचानक उन्हें मशालों की रोशनी दिखाई दी। वहां 4 लोग खड़े थे। वे शाही खजाने की बड़ी बड़ी पेटियां एक नाव पर लाद रहे थे, जो सुरंग के रास्ते नदी तक जाने के लिए तैयार थीं। उन चारों में 3 तो साधारण मजदूर थे, लेकिन चौथा व्यक्ति जो उन्हें निर्देश दे रहा था, उसने अपना चेहरा नकाब से ढक रखा था। उस नकाब पोश की उंगली में एक अंगूठी चमक रही थी, नीलम की अंगूठी। बीरबल ने वो अंगूठी पहचान ली। वो वजीर खास मुराद खान की थी, जो शहंशाह के बेहद करीबी माने जाते थे। वही मुराद खान जिन्होंने शहंशाह को सलाह दी थी कि बीमारी दूर करने के लिए ताज़ी हवा जरूरी है और खिड़कियां खुलवाई थीं। अध्याय 9, नदी किनारे जंग। बीरबल छाया से बाहर निकले तो ये थी असली योजना मुराद खान। बीरबल की आवाज गूंजी। नकाबपोश चौंक गया। उसने पलटकर देखा। बीरबल, मुराद खान ने नकाब हटाते हुए गुर्राया, तुम हर जगह अपनी नाक घुसाने से बाज नहीं आते। अगर तुम चुपचाप सो रहे होते तो कल सुबह तक मैं फारस के रास्ते पर होता और ये सल्तनत कंगाल हो चुकी होती। बादशाह को पागलपन तक ले जाना ताकि तुम खजाना लूट सको, ये गद्दारी की इंतहा है। बीरबल ने अपनी तलवार खींच ली। मुराद खान हंसा। पकड़ लो इसे, आज यमुना का पानी लाल होगा। तीनों मजदूर खंजर निकालकर बीरबल की तरफ लपके। बीरबल कूटनीतिज्ञ थे, लेकिन तलवारबाजी में कच्चे नहीं थे। उन्होंने पहले मजदूर के वार को रोका और उसे धक्का देकर पानी में गिरा दिया, लेकिन बाकी 2 और खुद मुराद खान उन पर भारी पड़ रहे थे। तभी सुरंग के मुहाने से एक तीर सनसनाता हुआ आया और सीधे एक मजदूर के कंधे पर लगा। रुक जाओ! ये आवाज शहंशाह अकबर की थी। बीरबल ने मुड़कर देखा। शहंशाह अकबर मान सिंह और शाही अंगरक्षकों के साथ खड़े थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैंने सोचा था कि आपको सुबह बताऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि अपनी नींद खराब करने वाले असली मुजरिम को आप खुद सजा देना चाहेंगे। दरअसल बीरबल ने पुस्तकालय से निकलने से पहले ही एक सेवक को शहंशाह के पास भेज दिया था। अध्याय 10, शहंशाह का न्याय। मुराद खान घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके हाथ से तलवार छूट गई। अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। मुराद, हमने तुम्हें अपने भाई की तरह माना और तुमने फारसियों के साथ मिलकर हमारे ही घर में सेंध लगाई। मुराद खान गिड़गिड़ाया। जहां पन्हा लालच ने मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी, उस दूत ने मुझे आधी सल्तनत का वादा किया था। अकबर ने अपनी तलवार मान सिंह को थमा दी।
इसे ले जाओ, इसे ऐसी काल कोठरी में डालो जहां न सूरज की रोशनी पहुंचे और ना ही कोई आवाज। इसे वही सन्नाटा मिले जो ये हमें देना चाहता था। खजाना वापस सुरक्षित कर लिया गया। सुबह होते होते ये खबर पूरे आगरा में फैल गई कि कैसे बीरबल ने न केवल एक जादुई आवाज का रहस्य सुलझाया, बल्कि सल्तनत को दिवालिया होने से भी बचा लिया। अंतिम अध्याय, एक नई सुबह। अगले दिन दीवाने खास में दरबार लगा। अकबर अब पूरी तरह स्वस्थ और प्रसन्न दिख रहे थे। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल, कल रात तुमने कहा था कि समस्या की जड़ सतह पर होती है, लेकिन तुमने ये साबित कर दिया कि कभी कभी जड़ें पाताल तहखाने तक भी जाती हैं। बीरबल ने झुककर सलाम किया। जहां पन्हा समस्या चाहे पेड़ की हो या षड्यंत्र की, उसे जड़ से उखाड़ना ही माली का धर्म है। अकबर ने हंसते हुए कहा, माली नहीं, तुम इस सल्तनत के रक्षक हो। मांगो, आज तुम क्या मांगते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उस काले संदूक की ओर इशारा किया जो अब दरबार में रखा था। जहां पना, मुझे बस वो संदूक चाहिए। वो मनहूस संदूक? उसका क्या करोगे? अकबर हैरान थे। हुजूर, बीरबल ने कहा, मैं इसे अपने घर में रखूंगा ताकि ये मुझे हमेशा याद दिलाता रहे कि जो चीजें खाली और डरावनी दिखती हैं उनके अंदर अक्सर बहुत कीमती राज और कभी-कभी नक्शे छिपे होते हैं। और सबसे जरूरी बात, ताकि मैं ये ना भूलूं कि हवा का रुख कब बदलना है। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी पर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शहंशाह अकबर ने राहत की सांस ली। मुगल सल्तनत का सूरज फिर से चमकने लगा था और उसके साथ चमक रहा था उसका सबसे अनमोल रत्न, बीरबल। समाप्त। ये रही कहानी की अगली और भी रोमांचक कड़ी। रहस्य अब महल की दीवारों के भीतर से निकलकर विश्वासघात तक पहुंच गया है। भाग 3, खामोश प्रतिशोध, द साइलेंट रिवेंज। अध्याय 18, सितारे का संकेत। उस घटना को बीते 3 महीने हो चुके थे। आगरा में शांति थी, लेकिन बीरबल का मन शांत नहीं था। वो काला सितारा जो उन्होंने उस संदूक से निकाला था, अब भी उनकी मेज पर रखा रहता था। एक रात बीरबल ने देखा कि वो धातु का सितारा जो हमेशा ठंडा रहता था, अचानक गर्म हो गया है। और न सिर्फ गर्म, बल्कि उसका रंग काले से हल्का लाल होने लगा था। बीरबल समझ गए, ये साधारण धातु नहीं थी। ये एक विशेष रासायनिक मिश्रण, केमिकल एलॉय से बना था, जो किसी खास तरह के जहर या बारूद की गंध के संपर्क में आते ही रंग बदलता था। इसका मतलब है खतरा टला नहीं है, बीरबल बड़बड़ाए। दुश्मन महल के भीतर है और वो बारूद का इस्तेमाल करने वाला है। तभी बाहर से नगाड़े बजने की आवाज आई। ये खतरे की घंटी थी। शाही अस्तबल, रॉयल स्टेबल में आग लग गई थी। अध्याय 19, आग और पानी का खेल। अस्तबल में अफरा तफरी मची थी। हाथी चिंघाड़ रहे थे और घोड़े रस्सियां तोड़ाकर भाग रहे थे। आग बुझाने के लिए सैनिक यमुना से पानी ला रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि पानी डालते ही आग बुझने के बजाय और भड़क रही थी। अकबर और बीरबल मौके पर पहुंचे। बीरबल, ये कैसी आग है जो पानी से भी नहीं डरती? अकबर ने चीख कर पूछा। बीरबल ने पास पड़े एक जली हुई लकड़ी के टुकड़े को देखा और उस पर जमी एक अजीब सी तैलीय परत, ऑयली लेयर को सूंघा। जहां पना, पानी डालना बंद करवाइए। ये सामान्य आग नहीं है, ये ग्रीक फायर, ग्रीक अग्नि जैसा कोई पदार्थ है जो पानी पर तैरता है और जलता रहता है। इसे रेत से बुझाना होगा। बीरबल के आदेश पर सैनिकों ने रेत और मिट्टी डाली, तब जाकर आग शांत हुई। लेकिन तब तक शहंशाह का सबसे पसंदीदा हाथी मस्त मौला बुरी तरह झुलस चुका था। उस हाथी के बाड़े के पास बीरबल को एक जली हुई पर्ची मिली। उस पर कोई शब्द नहीं, बस एक काले बिच्छू का चित्र बना था, लेकिन इस बिच्छू के डंक की जगह एक ताज बना हुआ था। अध्याय 20, बहरूपिये की दस्तक। अगली सुबह दरबार में सन्नाटा था। फारस का सेनापति जेल में था, तो फिर ये हमला किसने किया? तभी दरबार में एक खबर आई। काबुल से एक मशहूर सूफी संत पीर बाबा जलाल आगरा पधारे हैं। कहा जाता था कि उनके पास हर मर्ज की दवा है और वे भविष्य देख सकते हैं। शहंशाह अकबर, जो अस्तबल की घटना से बहुत दुखी थे, उन्होंने संत से मिलने की इच्छा जताई।
जब पीर बाबा दरबार में आए तो उनकी दाढ़ी सफेद थी और वे झुककर चल रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शहंशाह, पीर बाबा ने भारी आवाज में कहा, तुम्हारे महल में एक अदृश्य साया घूम रहा है। अगर तुमने आज रात शुद्धि यज्ञ नहीं करवाया तो अगली आग तुम्हारे तख्त को जला देगी। अकबर प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत यज्ञ की तैयारी का आदेश दिया। लेकिन बीरबल पीर बाबा को गौर से देख रहे थे। बीरबल ने नोटिस किया कि पीर बाबा के हाथ जो दुआ के लिए उठे थे उन पर एक भी जुर्री नहीं थी, जबकि उनका चेहरा बहुत बूढ़ा दिख रहा था। और सबसे बड़ी बात, बीरबल की जेब में रखा वो सितारा पीर बाबा के करीब आते ही और ज्यादा गर्म हो गया था। अध्याय 21, सुराही का राज। बीरबल ने चुपके से मानसिंह को इशारा किया और दरबार से बाहर निकल गए। वे सीधे शाही बावर्ची खाने में गए। वहां उन्होंने देखा कि पीर बाबा का एक चेला शिष्य शाही सुराही में कुछ मिला रहा था। बीरबल ने तुरंत उसे दबोच लिया। ये क्या है? बीरबल ने कड़काई से पूछा। चेला कांपने लगा। ये तो बस गुलाब जल है हुजूर। बीरबल ने वो सुराही उठाई और एक कटोरे में थोड़ा सा पानी निकाला। फिर उन्होंने अपनी जेब से वो धातु का सितारा निकालकर पानी में डाल दिया। पानी तुरंत काला पड़ गया और उसमें से बुलबुले उठने लगे। ये गुलाब जल नहीं, वो रसायन है जो शरीर के अंदर जाते ही खून को जमा देता है। बीरबल ने कहा, तुम्हारे पीर बाबा कोई संत नहीं बल्कि सरगाम है, फारस का वो जासूस जो भेष बदलने में माहिर है। अध्याय 22, नकाब उतरता है। रात हो चुकी थी। दरबार में शुद्धि यज्ञ की तैयारी थी। अकबर सिंहासन पर बैठे थे और पीर बाबा उनके करीब जाकर उन्हें प्रसाद, जिसमें जहर मिला था, देने वाले थे। ठहरिए, बीरबल की आवाज हॉल में गूंजी। पीर बाबा रुके। बीरबल,